साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस गर्मी में अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग राष्ट्रीय आय के लेक्चर नंबर 2 को देखने जा रहे हैं और यहाँ पर जो है कि जो लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं वो कृपया करके पहले लेक्चर नंबर 1 देख लेंगे, उसके बाद 2 देखेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग जो है कि नेशनल इनकम का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं और यहाँ पर जो है कि जीडीपी के बारे में हमने पहले आप लोगों को डिफाइन कर दिया था। आज हम करने जा रहे हैं चर्चा जो है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का। साथियों ध्यान रखेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अगर हम लोग बात करें तो इसको जो है कि इंग्लिश में हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। एक लाइन में सिंपल समझ लेंगे, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के माध्यम से हम लोगों ने पैसा कमाया 20,000 रुपये और 5,000 रुपये हम लोगों ने उसको बनाने में खर्च किया। सेवा का मूल्य 25,000 रुपया जो हुआ, 25,000 में 5,000 रुपया उनको दिया गया जो सेवा की है। उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो विदेशी थे, वो अपना पैसा ले गए। जो देसी मतलब जो थे, भारत के जो थे, वो अपना पैसा अपने पास रख लिए। लेकिन इसी संदर्भ में विदेशों में हमारे भारतीय लोग भी कार्य करते हैं और उन लोगों ने वहां पर पैसा कमा करके और हमको भेज दिया, तो वो हम ऐड कर लेंगे जीडीपी में। अब जरा ध्यान रखेंगे, यहां पर थोड़ा सा हम लोग डिफिनीशन पढ़ने जाते हैं। देखिए, कह रहा है कि जीएनपी के अंतर्गत समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग को शामिल किया जाता है, जिसका उत्पादन उस देश के नागरिक के द्वारा किया जाता है, चाहे उसका उत्पादन देश में किया गया हो या विदेशों में। अर्थात हमारे भारतीय लोग अगर विदेश में रह करके अपने कार्य के बाद उनके पास जो अर्निंग आया, वो अर्निंग को भारत भेजने के बाद जो हुआ उसको कहते हैं जीएनपी। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं, जरा सा याद रखेंगे। यहां पर हो गया आपका जीडीपी, तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम अपना एक तरीका भी बताएंगे यहां पर। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एक्स माइनस एम। अब एक्स क्या है, ध्यान रखिए। देशवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय अथवा निर्यात का मूल्य, यानी हमारे देश के लोग जो हैं वो विदेशों में पैसा कमा करके और हमारे पास पैसा भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। विदेशों द्वारा देश से प्राप्त आय, एम मतलब विदेशों द्वारा देश से प्राप्त आय अथवा आयात का मूल्य। विदेशों द्वारा देश से प्राप्त आय अथवा जो है कि आयात का मूल्य। देशवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय का उसको जो कि निर्यात का मूल्य। ध्यान रखिए, एक्स में क्या हुआ, एक्स मतलब होता है, आप लोग थोड़ा सा एग्जांपल बता रहे हैं, थोड़ा सा मजाकिया एग्जांपल है। जैसे लोग बोलते हैं एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ, कभी मेरा था अब मेरा नहीं है। इसी तरीके से एक्स याद रखिएगा कि भारत में द्वारा जो कमाया गया पैसा था वो एक्स हो गया, यानी कभी हमारा था अब नहीं है। आई एम मतलब अब वो मेरा है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक्स मतलब कभी मेरा था अब मेरा नहीं है, एम मतलब अब वो टोटली मेरा है। एक्स और एम में अंतर को कहते हैं शुद्ध विदेशी प्राप्त आय। अब यहां से प्रश्न जो है कि कुछ बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका दिए हैं हम यहां पर, यदि किसी अर्थव्यवस्था में निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो जाए तो उस संदर्भ में कौन सा सत्य होगा। तो यहां पर है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों का जीडीपी है वो है आपका 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए को हम लोग डिवाइड करते हैं 80,000 प्लस 20,000। 20,000 में 2 पार्ट कर देंगे, एक हो जाएगा आपका इंडियन और एक हो जाएगा फॉरेनर। इंडियन पैसा कमाया जो है कि इसमें से 8,000 रुपए और विदेशी कमाया 12,000 रुपए। विदेशी भेज दिया तो 8,000 रुपए इसमें ऐड कर देंगे, जो हमारा बचा है यानी 88,000 रुपए। लेकिन 15,000 रुपए हमको
भारतीय लोग भेज दिया जो विदेशों में रह रहा है, तो अब हमारा हो गया 1,03,000 रुपए। तो जीडीपी हमारा 1,00,000 रुपए था। तो सदैव जो है कि जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक होगा तो जीएनपी जो है कि जीडीपी से अधिक होगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन का एग्जाम्पल है साथियों, यह है कि यदि एक भारत का नागरिक अमेरिका में किराए पर मकान लेकर एक दुकान चला रहा है, ध्यान से समझिएगा, भारत का एक नागरिक है, कहां है, अमेरिका में, किराए पर मकान लेकर दुकान चला रहा है, तो किराए से प्राप्त आय क्या कहलाएगी? तो जाहिर सी बात है कि जो किराया का मकान दिया है यानी रूम ओनर जो है वो अमेरिका का है, तो हम जो किराया देंगे वो अमेरिका के पास जाएगा, तो यह अमेरिका के जीएनपी में शामिल होगा, न कि भारत के जीएनपी में। हाँ, वह व्यक्ति जो दुकानदार है वह पैसा जो भेजेगा भारत में वह इंडियन जीएनपी में शामिल होगा। एक टर्मिनोलॉजी आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कह रहा है कि जब जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तब जो है कि शेष जो बचता है उसे एनएनपी कहते हैं। यानी जीएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास। अब इसी को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग बात करेंगे, तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अब और इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो जरा ध्यान रखिए, जीएनपी यहां पर है और डिप्रिसिएशन को इधर ले जाइए इक्वल टू से के बाद, तो यह प्लस में बदल जाएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, जीएनपी माइनस एनएनपी इक्वल टू डिप्रिसिएशन, और जीएनपी इक्वल टू एनएनपी प्लस डिप्रिसिएशन। ये केवल बराबर जो बराबर है ना, ये बराबर से केवल इधर उधर की है, उसकी बात कर रहे हैं। अब एक्चुअल में मूल्यह्रास क्या होता है, यहां ध्यान रखेंगे, मूल्यह्रास केवल पूंजीगत वस्तु का होता है, सामाजिक वस्तु का नहीं। एग्जाम्पल समझिए, आज अगर हम एक बाइक लेकर के एजेंसी से आए और बाइक का जो एजेंसी है उसके यहां से हमारे घर की दूरी 2 किलोमीटर है, एजेंसी में हमको बाइक पड़ा 1,00,000 रुपए का, और 2 किलोमीटर चला करके हम लेकर गए घर पर, और फिर हम उसको वापस कर रहे हैं कि हमको ये बाइक नहीं चाहिए। क्या 1,00,000 रुपया एजेंसी वाला देगा? नहीं देगा, क्योंकि उतना दूर में जो टायर का ह्रास हुआ, ब्रेक का ह्रास हुआ, इंजन का ह्रास हुआ, जितने भी ह्रास हुए ये पूंजीगत वस्तु का हुआ। सदैव पूंजीगत वस्तु का ह्रास होता है, सामाजिक वस्तु का नहीं। अब हम हैं या आप हैं, मान लेते हैं आप गायक हैं, गाते हैं, तो क्या आज गाइएगा तो आपको 50,000 मिलेगा, कल गाइएगा तो 25,000 मिलेगा? नहीं, आपका गला का जो अभी आपका जो संपत्ति है, पूंजी है, वो आपका 50,000 का ही होगा। इसलिए सामाजिक रूप में आपका आता है कौशल उन्नयन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आदि। अब आ जाइए यहां पर हम लोग जरा देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए 2 साधन प्रमुख हैं। पहला है आपका बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम ऑन एट मार्केट प्राइस, और दूसरा होता है आपका साधन लागत पर राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब जरा बात करेंगे, फैक्टर कॉस्ट है ये सबसे ज्यादा जो है कि महत्वपूर्ण होता है साधन लागत, कि कितना खर्च हुआ उसको बनाने में। तो यहां पर पहले हम लोग देखते हैं बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय को। कह रहा है कि नेशनल इनकम इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अब यहां पर आ जाइए, हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखा कि सदैव जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन किसके बराबर होता है, एनएनपी के बराबर होता है। तो यहां पर हो गया नेशनल इनकम इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहां कर बदले जो है कि अभी ऊपर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो बताए थे वो था। अब एन आई इक्वल टू एन एन पी एम पी, यहां पर एन एन पी एम पी क्या है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहां पर जो है कि नीचे उसका डिटेल्स दिया गया है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय कहलाएगी, क्योंकि डिप्रिसिएशन के बाद उसको जो है कि लाया गया है। साथियों ये ज्यादा जो है कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दूसरा नंबर जो है कि काफी अच्छा है और महत्वपूर्ण भी। कह रहा है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। जरा ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति अगर किसी वस्तु का उत्पादन करेगा तो मुख्य रूप से उसको 4 चीजों की जरूरत होगी।
4 चीज का जरूरत होगा, वो क्या होगा? तब पहला भूमि, रेंट, जहां पर वस्तु का उत्पादन होगा उसका रेंट लगेगा, जो 1 रुपया हम यहां पर लिए हैं। दूसरा, वस्तु के उत्पादन में जो कच्चा माल लगेगा या अन्य कोई इंटरेस्ट या पूंजी लगेगी, वो हो गया आपका कितना? 2 रुपए, राउंड फिगर में लिए हैं हम। तीसरा हो गया आपका मजदूरी, वैक्स, जो काम करेंगे, उत्पाद करेंगे, उनको 1 रुपया देना पड़ेगा मजदूरी के रूप में। जो व्यक्ति या वस्तु बनवा रहा है, जो ओनर है, मालिक है, उसको हम लोग 2 तरीके से कह सकते हैं, या तो साहस और नहीं तो उद्यमशीलता, यानी आप इसको ले सकते हैं प्रॉफिट में। तो भाई प्रॉफिट भी तो उसको 1 रुपया चाहिए। अब जरा आ जाएंगे आप लोग, रेंट दिया 1 रुपया, पूंजी लगा 2 रुपया, मजदूरी दिया 1 रुपया, अपना प्रॉफिट रखा 1 रुपया, टोटल उसका लागत हो गया 5 रुपया। तो जरा ध्यान रखिए, साधन लागत कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। उसके बाद सरकार बोली कि हमको 1 रुपया जीएसटी चाहिए। भाई वस्तु पर तो जीएसटी लगेगा। अभी भारत का बजट 47 लाख करोड़ रुपया है, उसमें कुल मिलाकर के अगर 100 रुपया का बात करें कि 100 रुपया में कहां से पैसा आया, तो 100 रुपया में हम लोग 28 रुपया कर्ज लेकर के अपना देश चला रहे हैं। देख लीजिएगा अंतरिम बजट का डाटा। जबकि 18 रुपया पैसा हमारा जीएसटी से आ रहा है, 19 रुपया हमारा डायरेक्ट आ रहा है, जो है कि आपका इनकम टैक्स से। इस तरीके से पैसे आते हैं। खैर, तो जीएसटी में हमारा कितना हो गया? 1 रुपया। साथियों ध्यान रखिएगा, उस आदमी को 5 रुपया खर्च लगा बनाने में, जीएसटी देना है सरकार को 1 रुपया, तो वह बाजार में 6 रुपया का बेचेगा वस्तु को, तब उसको ना प्रॉफिट होगा, या मतलब सब कुछ सामान्य रहेगा? तो बिल्कुल। तो साधन लागत सदैव बाजार मूल्य से कम होता है। साधन लागत सदैव बाजार मूल्य से कम होता है, क्योंकि साधन लागत यहां 5 रुपया है, जीएसटी भरने के बाद बाजार मूल्य हो गया 6 रुपया। आगे हम लोग देखते हैं एनआई, नेशनल इनकम, या एनएनपीएफसी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इक्वल टू एनएनपीएमपी माइनस जीएसटी। अगर हम लोग जो है कि जीएसटी कम कर दें, तब लोग हम लोग का फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे ये 6 रुपए का था, 6 रुपया में 1 रुपया जीएसटी है, माइनस कर देंगे तब ना जाकर 5 रुपया होगा, तब आपका एफसी होगा। अब जरा आ जाएंगे आगे, कह रहा है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय कहलाती है और इसे सबसे उपयुक्त पैमाना मापा जाता है। हम अभी आपको बोले कि बाजार मूल्य पर भी नेशनल इनकम निकाला जाता है, साधन लागत पर भी नेशनल इनकम निकाला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा है फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत वाला, क्योंकि साधन लागत समय के साथ बदलता है। जैसे एग्जांपल, अगर समय से मानसून ना आए तो खरीफ फसल प्रभावित होगा, खरीफ फसल प्रभावित होगा तो उत्पादन जो है कि गड़बड़ाएगा, और उत्पादन गड़बड़ाएगा जब उत्पादन गड़बड़ाएगा तो फिर हर जो है कि प्रोडक्ट के उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय मापने की विधियां, राष्ट्रीय आय मापने की विधियां। राष्ट्रीय आय साधन लागत पर आकलित निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, और इससे संबंधित कॉन्सेप्ट पहली बार जो दिए थे उन अर्थशास्त्री का नाम था साइमन कुजनेट्स। क्या नाम था उनका? साइमन कुजनेट्स। उन्होंने राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कितनी विधियां बताया? तो उन्होंने राष्ट्रीय आय को मापने के लिए साथियों 3 विधियां बताया था। उत्पादन विधि, जिसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड इंग्लिश में कहते हैं, आय विधि, इनकम मेथड, व्यय विधि, कंजप्शन मेथड। अब आ जाइए ये तीनों क्या है। तो उत्पादन विधि में जरा आ जाएंगे, काफी महत्वपूर्ण। उत्पादन विधि को साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जो प्रस्तुत किया था वो क्या है? तो यहां पर एक शब्द लिया गया उत्पादन यानी प्रोडक्शन, और यहां पर लिया गया मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडेड। कपास का खेती हम करते हैं, डायरेक्ट हम कपास को अगर बेच देंगे तो मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर आप धान पर लेंगे तो धान भी हो जाएगा। धान ज्यादा महंगा कि गेहूं चावल ज्यादा महंगा? तो चावल ज्यादा महंगा। तो कपास को अगर हमने डायरेक्ट बेचा तो 5,000 रुपया मिला, लेकिन हम धागा उसका बना करके बेचे तो हम 10,000 में बेचे, और 10,000 में बेचे
तो मूल्यवर्धन हमारा कितना हुआ 5,000 का। उसी धागा का हम कपड़ा बना करके बेच रहे हैं तो हमारा 15,000 में बिक रहा है, तो मूल्यवर्धन कितना हो गया 5,000 का। लेकिन उसी कपड़ा का हम रेडीमेड अगर बेच रहे हैं तो 17,000 का बेच रहा है, और वो हो गया आपका 2,000 रुपया वैल्यू एडेड। तो टोटल जो है कि अगर बात करें तो कपास के बाद धागा, धागा के बाद कपड़ा, कपड़ा के बाद रेडीमेड, तो ये बढ़ करके कितना का हो गया 17,000 का हुआ। और कहा जाता है कि कोई भी देश अगर अपने वस्तुओं को विविधता के साथ अगर जो है कि उत्पादित करेगा, उसका ही राष्ट्रीय आय अधिक होगा, अकॉर्डिंग टू साइमन कुजनेट्स। अब जरा ध्यान रखेंगे आय विधि में, आय विधि में साइमन कुजनेट्स क्या कह रहे हैं, इसके अंतर्गत साधन से संबंधित प्राप्त आय शामिल किया जाता है। जैसे नेशनल इनकम जो है उसमें किसी भी व्यक्ति का सैलरी या मजदूरी, यानी जिस देश में ज्यादा रोजगार होगा, जिस देश में ज्यादा लोग कामकाजू होंगे, उस देश का जो है कि आय अधिक होगा। साथ ही साथ और क्या है तो रेंट है, रेंट के बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब हो गया उद्यमशीलता, जिस देश में उद्योग ज्यादा होगा उस देश की आय अधिक होगी। और प्लस एक्स माइनस एम, ये हर जगह हम लोग ऐड करते रहेंगे। तो आय विधि में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो आय विधि में शामिल किया जाता है सैलरी या वेक्स प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और एक्स माइनस एम। अब अभी बात करें व्यय विधि का, तीसरा नंबर व्यय विधि का। तो व्यय विधि में नेशनल इनकम या नेशनल एक्सपेंडिचर कहा गया इसको। ये दरोगा में जो है कि शायद 17 या 19 दिसंबर को एग्जाम हुआ था 2023 में, फर्स्ट शिफ्ट में यही पूछा हुआ था ये बना करके, तो ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं साइमन कुजनेट्स तीसरा बात में कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा खर्च करता है, कंजप्शन करेगा, तो उस देश के जो है कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। शेविंग करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, आ प्लस माइनस एक्स, यहां पर सी का मतलब हो गया कंजप्शन, उसके बाद जो है कि आपका आई का हो गया इंटरेस्ट, और सी एस का सेविंग यानी उपभोग, बचत और निवेश। इसके माध्यम से राष्ट्रीय आय बढ़ती है अकॉर्डिंग टू साइमन कुजनेट्स। अब आ जाइए यहां पर कहा गया प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय औसत आय या डायरेक्ट औसत आय भी हम लोग कह सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यानी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। यहां पर हमने पहले पी आई को लिया, यानी प्रति व्यक्ति आय पर्सनल इनकम, उसमें हम लोगों को निकालना पड़ता है नेशनल इनकम माइनस एसएससी माइनस सीटी माइनस यूपी प्लस टीपी। आपको लग रहा होगा क्या क्या बोल रहे हैं हम, तो नीचे लिखा गया है। फिर उसके बाद ये इधर लेकर के जाएंगे हम, तो नेशनल इनकम साइड में लेकर के जाएंगे माइनस वाला को, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया, क्योंकि सबको उठा करके और हम यहां पर रख दिए बराबर के इधर। तो नेशनल इनकम इक्वल टू क्या क्या होता है, तो पर्सनल इनकम प्लस एसएससी प्लस सीटी प्लस यूपी माइनस टीपी। अब ये सब क्या है तो ध्यान रखिए यहां पर दिए है पर्सनल इनकम इक्वल टू जो दिया गया था एसएससी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, यानी सामाजिक सुरक्षा पर जो खर्च किया गया। सीटी मतलब हो गया ईसीटी है, सीटी मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब निगम कर। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जो कंपनियों के शुद्ध मुनाफे पर लगाया जाता है। यूपी मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, टीपी मतलब ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब हो गया कि विभिन्न लोगों को बेरोजगारी भत्ता फलाना ढिमकाना जो दिया जाता है उसको हम लोग जो दे रहे हैं, ठीक है, वो उसमें से निकाल दिया जाता है। अब आ जाइए जरा निजी उपभोग्य रहेगा, निजी उपभोग्य आय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, तो इसको जरा देखते हैं। कह रहा है कि जिस आय पर आय प्राप्तकर्ता को स्वेच्छा से खर्च करने का अधिकार हो, अर्थात कोई व्यक्ति आय प्राप्त करता है और उस पर सभी प्रकार का प्रत्यक्ष कर चुकाने के बाद जो शेष राशि बचती है उसे निजी उपभोग्य आय कहते हैं। अब जरा हम यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहां आ जाइए जरा ध्यान से। मान लेते हैं कि आपका इनकम 7 लाख रुपया है सालाना, 5 लाख पर टैक्स नहीं है, तो 7 - 5
बच गया आपका 2 लाख रुपया। 5 लाख के बाद अगर और 10 लाख से कम आप इनकम करते हैं तो आपको 5% टैक्स लगेगा, मान लेते हैं। तो अब आपका टैक्स 7 लाख पर नहीं लगेगा, 5 लाख उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, बचा आपका 2 लाख। 2 लाख का जो है कि आपका 5%, तो आपका हो गया 10,000 रुपया। 10,000 रुपया अब क्या करेंगे, टैक्स दे देंगे, तो आपके पास बचा 6,90,000 रुपया। आप इसको जैसे मन करे, जब मन करे, जिस पर मन करे खर्च करिए। इसी को कहते हैं निजी उपभोग्य आय। ठीक है, अब आ जाइए, यहां पर कुछ बातें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय मापने में कठिनाइयां क्या क्या है। हमारे यहां एग्जैक्ट जो मेंशन होता है वो हो नहीं पाता एक्चुअली। कभी कुछ लोग जो है कि छूट जाएंगे, कुछ लोग 2-2 बार जो है कि उसमें ऐड हो जाएंगे। तो हमारे यहां दोहरी गणना का भय है, यानी हमारे पास कितना हमारा आय है, प्रति व्यक्ति आय नहीं है, इसमें बिल्कुल जो है कि अच्छे ढंग से मेजरमेंट नहीं किया जाता। सही आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है। गृहिणियों की सेवाएं, माताएं बहनें घर में काम करती हैं, उनको इसके लिए बिल्कुल पेमेंट नहीं मिलता है, जबकि अगर आप जाइएगा विकसित देशों में तो इसके लिए पेमेंट है। मौद्रिक क्षेत्र, अमौद्रिक क्षेत्र, बहुत सारे जगह पर ऐसा है जिसमें अनाज का ही लेन देन हो जाता है, पैसे का लेन देन नहीं होता है। अब आ जाइए, कुछ बातें इसमें है कि राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल किया जाता है। क्या क्या शामिल होता है, तो ऐसी वस्तुएं जो उस वित्तीय वर्ष में उत्पादित नहीं हुई हो, नहीं किया जाता है, ये कह रहा है इसमें। जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु अगर जो है कि बना है फरवरी 2023 में, सॉरी देख लेते हैं फरवरी 2024 में, तो अब वित्तीय वर्ष 2023-24 का हो गया, क्योंकि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। तो वह जो है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में शामिल हो चुका है, लेकिन बिका नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका पैसा ऐड हो चुका है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार के क्रय विक्रय से जो प्राप्त आय करता है, उसको भी इसमें नहीं जोड़ा जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे, अप्रत्याशित लाभ, यानी लॉटरी से प्राप्त आय, अचानक धन की प्राप्ति, ड्रीम्स 11 से पैसा जो कमाए हैं आप, केबीसी से जो पैसा कमाए हैं, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार नहीं होगा। कर एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया जाने वाला लाभांश, यानी कोई जो है कि कंपनी है, दूसरी कंपनी से जो है कि मिल करके, और वो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, वो एग्जांपल ये है कि आप अगर एक हेयर ऑयल खरीदिएगा आंवला का, तो आपको जो है कि बोरो प्लस का एक मिल जाएगा, क्या कहते हैं, बॉडी लोशन, जाड़े के दिन में। तो ये दोनों फर्म अपने अपने उत्पाद को बिक्री कर रही है, ये दोनों का लाभांश भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। उसके बाद ट्रांसफरेबल आय, यानी जो ट्रांसफर कर रहे हैं इनकम इधर से उधर, उधर भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। क्योंकि मान लेते हैं हमको कोई 10,000 रुपया दिया, हम जो है कि किसी और को दे दिए, वो किसी और को दिए, तो 10,000 रुपया ना घूम रहा है, वो नहीं होगा शामिल इसमें। फिर कह रहा है आपका राष्ट्रीय आय में शामिल क्या क्या किया जाता है, तो उस वर्ष में उत्पादित वस्तुएं जिस वर्ष में उसका आकलन किया जाए। बिल्कुल, मान लीजिए कि अगर कोई 25 अप्रैल 2024 को बना तो जरूर इसमें शामिल होगा। कह रहा है कि विदेशों से भारतीय बैंक द्वारा अर्जित लाभ, ध्यान रखेंगे, विदेशों में भारतीय बैंक द्वारा अर्जित लाभ तो हमको भेजेगा, वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। लेकिन विदेशी बैंक द्वारा भारत में अर्जित लाभ राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो अपने देश को भेज देगा, इसलिए उस देश के जीएनपी में शामिल होगा, राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। कोई विदेशी पर्यटक या विदेशी छात्र जो है वो हमारे भारत में व्यय करेगा तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, क्योंकि हमारे वस्तु को ही खरीद करके और उसने यूज किया है। करे विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को दिए जाने वाला वेतन राष्ट्रीय आय से घटा दिया जाता है, वो हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब आ जाइए, 65वीं बीपीएससी में को प्रश्न पूछा था कि हिंदू वृद्धि दर क्या है, हिंदू ग्रोथ रेट। तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय से, यही प्रश्न है, सदैव याद रखेंगे, हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है। हिंदू वृद्धि दर को प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा आर्थिक विकास का अवरोधक कहा गया। 90 के दशक में विकास दर जो है कि 3.5% से घट करके जो है कि और कम हो गया था। उसको प्रोफेसर राजकृष्ण ने कहा कि हिंदुओं की संख्या बढ़ने के कारण पूरी तरह से यह प्रभावित हुआ है, तब से उसको संज्ञा दे दिया गया हिंदू वृद्धि दर का। अब आ जाइए नोट पॉइंट में जरा देखेंगे, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक, किसमें, तो पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया।
इन्होंने 1868 में जो किया था, एक बात पता होगा आपको कि दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। इन्होंने भारत का राष्ट्रीय आय उस समय 1868 में 340 करोड़ बताया और प्रति व्यक्ति आय जो बताया था वो 20 रुपया था। वर्तमान में हम लोग का राष्ट्रीय आय जो हो गया है राष्ट्रीय आय जो हो गया है वो लगभग जो कि हमारी इकोनॉमी की अगर बात करें तो हमारी इकोनॉमी लगभग जो है कि 400 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है और प्रति व्यक्ति हमारा आय लगभग 1.5 लाख रुपया हो गया है। अब आ जाइए 2 नंबर प्रश्न में, 2 नंबर नोट में, भारत में राष्ट्रीय आय का माप करने के लिए 1951 में CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान में यह NSO हो गया है। NSSO और CSO मिलकर के NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से जाना जाता है, यही करता है। हरित सूचकांक क्या होता है? ग्रीन इंडेक्स। तो विश्व बैंक द्वारा प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। इसके तहत किसी भी देश के संपत्ति का आकलन किया जाता है जिसका 3 आधार बनाया गया। वो 3 आधार क्या क्या है? तो एक आधार है आपका उत्पादित वस्तु है, दूसरा आधार है वहां का प्राकृतिक संपदा कैसा है और वहां पर मानवीय विकास यानी मानवीय संसाधन कैसे हैं। अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ प्राकृतिक संपदा भी बहुत अच्छी है, मानवीय संसाधन भी बहुत अच्छा है, बशर्ते प्रति व्यक्ति आय इसकी अपेक्षा बहुत कम है। तो ये था हम लोगों का नेशनल इनकम। लास्ट जो है कि अगले जो है कि तीसरा जो है कि चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति। आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो को हम भी देखते रहते हैं, बार बार कहते हैं कि चैनल पर जो वीडियो जा रहा है शेयर जरूर करें, ज्ञान ही मिलेगा, और सब्सक्राइब भी करवाएं ताकि हम लोग का थोड़ा सा प्रोत्साहन और बढ़े। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में मुद्रास्फीति के साथ। बने रहें आप लोग, और आप सभी लोगों का चैनल पर हमेशा स्वागत रहता है। विभिन्न अच्छे चीजों को आपके पास पहुंचाएंगे। शॉर्ट्स आप देख रहे हैं, उसमें कुछ अच्छे अच्छे ज्ञान हम शॉर्ट्स के माध्यम से आपको भेज रहे हैं, उसको भी आप लोग जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि पहली दफा जब हम किए हैं तो व्यू वगैरह देखने से थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ता है कि चलो भाई लोग देख रहे हैं, भाई उनके काम का चीज है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।